Hello everyone, this is Mohit Kumar. Today we are going to start rate law expression or rate law of class 12th chemistry, chapter number 4, chemical kinetics. I welcome you all my channel Future Chem. आज की क्लास में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे पूरा का पूरा रेट लो के बारे में। ठीक है, रेट लो एक्सप्रेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 4 पे बनते हैं, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट कितना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ये आपको आज की क्लास में समझ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा रेट लो एक्सप्रेशन है क्या। ठीक है, इससे पहले आपको बेसिक जानकारी जितनी भी है, मतलब व्हाट इज बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन से पहले आपने पढ़ा है कि फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट लो को वो कौन कौन से हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको इससे पहले पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इससे पहले कि हमने जो दो अ, तीन वीडियो डाली हुई हैं उन वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद ये समझ आ जाएगा आसानी से। तो हम रेट लो एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने ये चीजें तो हमने पता कर ली हैं पहले से ही कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी जो कंसंट्रेशन होगी ऑफ द रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या मतलब है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमने यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर कर ली कि वो रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो रही है। कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी अपनी तरफ से रिएक्शन मान सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी तरफ से एक रिएक्शन मान रहा हूँ कि नाइट्रोजन गैस को मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ में ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने NH3 गैस की फॉर्मेशन की। इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2N3। इस तरह से हमने इसको बैलेंस भी कर लिया। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्म में क्या समझाया जा रहा है कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये आपके रिएक्टेंट हैं, और रिएक्टेंट के बाद में जो NH3 है इट इज योर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है। अब सवाल है कि इसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिख रहे हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो रेट होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। चाहे अगर इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कोई तीसरा भी होता तो सभी को मल्टीप्लाई में रखते हैं, और उसके साथ साथ इनकी कुछ पावर होनी चाहिए, रेज्ड पावर, यानी कि एक्स और वाई। अभी जो रेज्ड पावर है एक्स और वाई, इसके बारे में ध्यान रखना कि ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। मतलब आप इनको एक तरीके से पहले पूरी की पूरी रिएक्शन को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद देखेंगे कि किस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो आपस में मिलकर एक NH3 का प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसलिए हम इसको एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। ये एक्स और वाई जैसे कि हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है तो इस 3 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, इसलिए हम जो 3 है ये एक तरीके से थियोरटिकल वैल्यू है। तो 3 को याद रखना, ये आपका क्या है, एक थियोरटिकल वैल्यू। और इसी फॉर्म को अगर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा हमने नाइट्रोजन रेस टू द पावर एक्स एंड एच रेस टू द पावर वाई। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां से हम लिखेंगे दैट इज रेट इज इक्वल टू के, यानी कि रेट कांस्टेंट, नाइट्रोजन रेस टू द पावर एक्स एंड हाइड्रोजन रेस टू द पावर वाई। इस तरह से पर्टिकुलरली ये रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूं कि आपसे कि ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन वाली रिएक्शन के लिए, लेकिन अगर मुझे कॉमनली कोई एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जो सभी रिएक्शन के लिए काम करेगा, वो किस तरह से लिखेंगे। वो लिखेंगे कि अगर कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रही है तो उस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, इस तरह से हम उसका कॉमन फॉर्मूला बना देंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा है कि रेट जो है वो इक्वल टू है आपका के कंसंट्रेशन ऑफ आर रेज टू द पावर एक्स। अब ये जो पावर है, यही पावर आपको डिफाइन करती है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जितनी ज्यादा ये पावर होंगी उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि जो आपका मतलब रिएक्शन है वो किस ऑर्डर में काम कर रहा है, मतलब यूनिट में काम कर रहा है। ये पावर जीरो भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, टू भी हो सकती है। तो ऐसे ही उसी हिसाब से हम उसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहां से
हमारा जो टॉपिक है ये तो आपको समझ आ गया होगा कि रेट लो एक्सप्रेशन क्या है। इसी फॉर्म को लिखने के तरीके को कह रहे हैं हम रेट लो एक्सप्रेशन। तो अगर रेट लो एक्सप्रेशन को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे कि रेट लो एक्सप्रेशन इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन, ये वो एक्सप्रेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन इन विच, जिसके अंदर रिएक्शन रिएक्ट्स या रिएक्शन रेट is given, reaction rate is given in terms of molar concentration, in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reactant, ठीक है, with each term raised some power, with each term raised some power, कुछ पावर के साथ में वो रेस्ड होंगे। और इसके साथ साथ ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि रेट लो एक्सप्रेशन के बाद में कि ये जो पावर्स हैं इन्हीं पावर्स को आप क्या कह रहे हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अब पेपर में क्या है, क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि कोई रिएक्शन अगर किसी पर्टिकुलरली ऑर्डर में काम कर रही है तो वो फर्स्ट ऑर्डर में है रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर में है रिएक्शन, तो आप उसके एक्सप्रेशन से ही पता लगा लेंगे कि वो कौन से ऑर्डर की है, मतलब उसकी एसआई यूनिट से ही पता लगा लेंगे। अब सवाल है कि एसआई यूनिट से कैसे पता लगा लेंगे, ऐसा यूनिट से पता लगा लेंगे, दैट इज वो हमें पता चलेगा जो हमारा के है जिसको हम कह रहे हैं दैट इज रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में ऐसा यूनिट से पता करके बता देता है। तो इसी को हम नेक्स्ट टॉपिक समझ रहे हैं, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट के बारे में समझते हैं। तो अभी जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि रेट इज इक्वल टू दैट इज के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एक्स, और रिएक्टेंट आपका कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके एक्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब आप कहेंगे दैट इज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर आपसे एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पूछा जाए, ठीक है, सॉरी, के की वैल्यू को एसआई यूनिट में टर्म निकालने के लिए पूछा जाए तो के की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो। अब किसी की पावर जीरो होता है तो ये तो हो जाएगा वन। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, के की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो रेट की एसआई यूनिट होती है दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकेंड। तो इसीलिए के की एसआई यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हो जाएगी दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकंड में दी हुई है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर में बिलोंग करती है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये पेपर में जो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा डाउट लगेगा कि हमें कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसको फाइंड करने में हमें हेल्प मिलेगी उसकी एसआई यूनिट से। ये तो हुई जीरो ऑर्डर की एसआई यूनिट के की, ठीक है। ऐसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर की भी निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर की निकालते हैं, दैट इज कि एसआई यूनिट ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में आपका जो रेट रहेगा वो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर वन, और के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर वन। अब रेट को हम मेजर करते हैं किसमें, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड में, ठीक है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है यहाँ पे, तो ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं यानी कि मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर ऊपर कैंसिल हो जाएगा नीचे से, और यहाँ पे हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। तो के की वैल्यू पर सेकंड अगर आती है तो समझ जाइए कि वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, दैट इज दैट रिएक्शन बिलोंग्स टू दी फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का।
नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो के एसआई यूनिट मतलब कि रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर की अगर हमें निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, तो एक्सप्रेशन को फिर से लिखेंगे, दैट इज रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 2, इस बार 2 पावर हो जाएगी, तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो के हो जाएगा दैट इज रेट डिवाइडेड बाय आर रेज टू द पावर 2। तो रेट की एसआई यूनिट अभी हमें पता है दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय आर यानी कि कंसंट्रेशन की पावर 2, तो कंसंट्रेशन की एसआई यूनिट होती है मोल पर लीटर, उसको 2 बार लिख देंगे दैट इज मोल पर लीटर। एक मोल पर लीटर से पूरा एक मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम सही लिखेंगे तो मोल यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इनवर्स हो जाएगा और लीटर जो इनवर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में मोल इनवर्स लीटर पॉजिटिव और सेकेंड इनवर्स, इस तरह से ये हो जाएगी आपकी एसआई यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो ये किसके लिए हुआ, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए अपनी रिएक्शन से मतलब एसआई यूनिट निकाल सकते हैं के की। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ये क्या है, इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं। तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए के का जो वैल्यू है, ठीक है, के का जो एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट ऑफ के कितना होगा, ठीक है। इसको आपको क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट में मुझे लिख के बताना है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, अभी हमने सबसे पहले रेट लो एक्सप्रेशन को पढ़ लिया, रेट लो क्या है इसको भी समझ लिया, रेट लो एक्सप्रेशन और रेट लो एक ही बात है। इसके साथ साथ हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो भी उसकी पावर होती है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने टॉपिक को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कहूँ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कैसे करते हैं हम किसी भी रेट लो एक्सप्रेशन से, इसको भी समझ ले। जैसे कि रेट मैंने लिखा, रेट इज इक्वल टू के, कोई रिएक्शन है जिसमें ए की पावर मुझे 2 दी हुई है और किसी बी के लिए मुझे पावर -1/2 दी हुई है, और मुझसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो आप डायरेक्टली क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेज्ड पावर, सम ऑफ रेज्ड पावर इन रेट लो एक्सप्रेशन, तो जो ऊपर अपना एक्सप्रेशन लिखा है इन रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर आप इसको लिख देंगे। तो रेट लो एक्सप्रेशन में आपका जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, दैट इज रेट इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 2 एंड बी रेज टू द पावर -1/2। तो दोनों की पावर्स को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट में -1/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2, और सॉल्व करेंगे तो 1.5। तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर, इस तरह से। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ इन टेक्स्ट, ठीक है। इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, उनको आप ट्राई कीजिए और उसमें फिर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए कि कौन कौन से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर, एग्जांपल नंबर यानी कि 4.3, इसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और इसके अलावा अगर इंटेक्स की बात करेंगे तो इंटेक्स के अंदर आपको इंटेक्स के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 4.3 इंटेक्स का भी और एग्जाम्पल का भी 4.3 दोनों को करना है, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क हाँ, मतलब होमवर्क होगा। और जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।